तो मैं यहाँ पर 5 रूल्स का चर्चा करना चाहूँगा, जो 5 रूल्स है, जो बहुत ही गोल्डन रूल है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार दरोगा में भी नेगेटिव मार्किंग है और बिहार बीएसएससी में भी नेगेटिव मार्किंग है। तो क्या है नेगेटिव मार्किंग और उसको साथ-साथ में कैसे टैकल करेंगे? यहाँ देखिए जो दरोगा का यहाँ पर नोटिफ़िकेशन है, नियुक्ति की प्रक्रिया में वही लिखित है, ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट चरण में और सेकंड चरण में भी ऑब्जेक्टिव ही है। तो यहाँ दरोगा वाले एग्ज़ाम में यहाँ पर 200 अंकों की एक पेपर होगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न की संख्या 100 होगी, लेकिन देखिए 2 घंटे में माइनस मार्किंग कितना है? देखिए सेकंड वाले में भी सेम रहेगा। अब देखिए फिर इसमें भी उसी तरह का एलिजिबिलिटी है, 30% से कम अगर अंक प्राप्त करते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। फिर साथ में है कि रिक्ति का 20 गुना, यानी कि जितना वैकेंसी है उससे 20 गुना को वह पास करेंगे। ठीक है, और सेम सेकेंड राउंड में भी वही है। अब हम एक्चुअली मेन हम बात कर रहे हैं नेगेटिव मार्किंग। तो इस दोनों चरणों की परीक्षा में ये हम कर रहे हैं बिहार एसआई की बात। बिहार एसआई की बात, दोनों चरणों की परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 0.2 पॉइंट जो है काटा जाएगा, यानी कि 1/5 जो है आपका माइनस हो जाएगा। एक क्वेश्चन में अगर आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन में आपको दूसरे नंबर उस क्वेश्चन का तो नंबर नहीं मिलेगा, दूसरा जितना नंबर आपने गेन किया है उसमें से आप 1/-1/5 कर दीजिएगा, तो यानी कि 4/5 नंबर आपका रह जाएगा। सेम इसी तरह से बीएसएससी की जो एग्ज़ाम है उसमें भी क्या है कि जो रिक्ति होगी उससे 5 गुना ही ज़्यादा लेंगे, यानी कि इससे कम लेंगे, उसमें 20 गुना लेंगे। अब इसमें एक ही पेपर होगा जिसमें कि 150 नंबर का होगा, यानी 150 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी माइनस मार्किंग कितना रहेगा? एक प्रश्न के लिए क्या है, 4 अंक आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप एक गलत करते हैं तो 1 अंक काटा जाएगा, यानी यहाँ पर जो हो गया 1/4 पॉइंट -1/4 काटा जाएगा, यानी कि दोनों में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखा गया है। अब हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, मतलब क्या उपाय अपनाएं कि यह जो है हम नेगेटिव मार्किंग से बच सके और एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर लें। तो सबसे पहले कुछ 5 गोल्डन रूल्स जो है अभी हम इसमें चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसको हम हैंडल करेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले जो बुक और रिसोर्सेस लेंगे वह लगभग एक ही टाइप का लेंगे, मतलब एक लेंगे, एक पब्लिकेशन का लेंगे, यानी कि ज़्यादा नहीं लेंगे, एक पब्लिकेशन का लेंगे, एक कोचिंग का लेंगे या फिर एक राइटर का लेंगे। ठीक है, अब इससे क्या लगेगा आपको, अंडर कॉन्फिडेंस लगेगा कि नहीं एक रिसोर्सेस तो नहीं आता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि एक में नहीं कवर हो पाता है। तो अगर आप दूसरा दूसरा लेते हैं, कोई और रिसोर्स लेते हैं, जैसे आप यूट्यूब का कोई वीडियो ले लेते हैं या तो फिर किसी और कोचिंग का ले लेते हैं, चलो एक तरह का सेट नहीं मारेंगे, कुछ और दूसरे कोचिंग का मार लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो भी बुक और रिसोर्स को चुनिए आप एक ही तरह, एक पहले चुनिए और दूसरे को क्या बनाइए, सब्सिडरी बनाइए, यानी कि उसको मेन रूप से नहीं पढ़िए, उसको सिर्फ रेफरेंस के लिए पढ़िए, यानी कि वहाँ से जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है, मान लीजिए कोई चैप्टर यहाँ पर आपने चढ़ा कि सेल का चैप्टर कोई पढ़ा है इस मेन वाले बुक से और दूसरे से आपको यूट्यूब से या फिर दूसरा कोचिंग से उसी सेल चैप्टर में आपको पहले से पता है कि इस बुक में इतना है, और अगर दूसरा रिसोर्स लेते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 1-2 पॉइंट मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, 1-2 पॉइंट मिलता है, उसको इसमें आप नोट कर लीजिए, या तो अलग से रजिस्टर में नोट करिए या तो फिर इसी बुक में ही नोट कर लीजिए, क्योंकि बुक आपका है और वो यूज एंड थ्रो ही होगा, बाद में कोई काम नहीं आता है, ऐसे ही रखा रह जाता है सादा। उससे बढ़िया है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर जो है उसी चैप्टर में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है वो आप इसको इसमें लिख लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको बर्डन कम होगा और एक ही जगह आपका सारगर्भित नोट आपको बन जाएगा, ये बुक भी रहेगा और एक तरह से यह नोट्स भी रहेगा।
ठीक है, अगर आप अलग से नोट्स बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बुक को भी नोट्स इसी तरह से बनाया जाता है। एक मास्टर ट्रिक है। दूसरा है कि 50-50%। ये 50-50% का क्या रूल है? 50% मतलब है 50% आप रीड कीजिए और फिर 50% आप राइट कीजिए। ठीक है, लिखने से क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर लिखने जो आपको हार्ड लगता है, जिसको आपको याद करना ज़रूरी है, तो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, उसको तो एकदम निश्चित रूप से आप उसको लिखिए। लिखने से क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा माइंड सिर्फ लिखने पर ही होता है। पढ़ने में भागता है ज़्यादा, लेकिन लिखने में कम भागता है। लिख रहे हैं तो हमारा ध्यान हाथ, एक्चुअली 2-3 मांसपेशियाँ, हमारे जो शरीर का जो ज्ञानेंद्रिय है, 2-3 चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें हमारा हाथ भी इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें आँख इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है? इसके साथ-साथ माइंड भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन एक ही चीज़ पे जाता है और वो चीज़ें याद ज़्यादा होती है। तो आप लिखने के साथ-साथ पढ़िए और पढ़ने के साथ-साथ में लिखिए, यानी कि दोनों काम आप करेंगे तो ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, पढ़ाई का फ़ायदा होगा। फिर देखिए तीसरा हमने लिया है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। ये सबसे बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो कि रिवीजन है। क्यों रिवीजन है? क्योंकि हमारा माइंड जो है एग्ज़ाम में क्या होता है, आप ध्यान दिए होंगे कभी, अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे, शुरुआत कर रहे हैं एग्ज़ाम का, तो क्या होता है एग्ज़ाम में ही भूलता है। अभी नहीं भूलेगा, घर में नहीं भूलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में ही भूलता है, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं होता है कि चीज़ों को जल्दी से याद कर ले और आपको बता दे। घर में क्या होता है कि आप आराम से शांति से बैठ के करते हैं, आप टाइम भी लगाते हैं, तो आपको क्या होता है कि याद तो कराता है, लेकिन यहाँ टाइम लगाता है। और सेम चीज़ क्या होता है जब एग्ज़ाम में जब जाते हैं, तो आपके पास क्या होता है, टाइम की कमी होती है, टाइम नहीं होता है। तो उसमें ट्रेंड नहीं होता है माइंड, कितना भी करते हैं तो वो माहौल नहीं मिल पाता, जिसके कारण जो है ट्रेंड नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर जल्दी याद नहीं होता है। अगर आप इसको, इस ट्रिक को यूज़ करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवीजन जितना बार आप कर सकते हैं, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 3, 4, 5 बार तो आम है, आपने कर ही लिया होगा अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो। अब नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपको रिवीजन कम से कम 10 बार, 12 बार कीजिए, जब तक कि आपको नींद में भी याद हो जाए। जब तक कि आप बुक नहीं रहे, 4 घंटे बाद भी अगर आपको याद हो जाता है, तब रिवीजन मतलब है कि आपका सक्सेस हुआ है। ऐसे अगर आप सोचेंगे कि मैं तुरंत रिवीजन करने से आपको अगर तुरंत याद आ जाता है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं 5-6 घंटे बाद, 1 दिन बाद भूल जाते हैं, इसका मतलब है कि रिवीजन की ज़रूरत है आपको। तो रिवीजन का टेस्ट लेने के लिए यही करना है कि अगर आप अभी रिवीजन करते हैं तो अगले दिन या 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बाद आप उसको देखिए कितना याद है। तो उसको ऐसा करना है, रिवीजन इतना ज़्यादा रिवीजन कर लेना है कि आपको 1 दिन बाद भी सब चीज़ें याद रहें। यही सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव मार्किंग से ही बचना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो बना तो लिए होंगे उन्होंने अच्छा, लेकिन ज़्यादा गलत बनाने के कारण उनका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर रिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं टेस्ट प्रैक्टिस। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, इसको हम कैसे यूज़ करें। अगर इसको आप सही तरीके से यूज़ कर देते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होने वाला, यही आपको सक्सेस दिलाएगा, यही आपको सक्सेस दिलाएगा। अब देखिए कैसे इसका प्रैक्टिस को यूटिलाइज़ करेंगे। मान लीजिए किसी कोचिंग का आपने टेस्ट सीरीज़ लिया है, किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लिया है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एडिटोरिया का एक टेस्ट सीरीज़ लिया है हमने, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है कि भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर आंसर है 1914। ठीक है, अब यहाँ पर 1914 है, हो सकता है ये आपको नहीं पता था, तो आप क्या करते, या तो इसको स्किप करते, या तो फिर अगर तुक्का लगाते तो ये हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि आपको लगता है कि 1950 में आज़ाद हुआ था, तो हो सकता है उस समय, या फिर चाइना वार के समय हो सकता है, ये भी सोचेंगे कि चाइना वार के समय जो है हमने 1962 में इसको, हो सकता है उस समय हुआ होगा, तो आप इससे गलत कर देंगे और आपका माइनस मार्किंग चला जाएगा। तो
जब भी टेस्ट दें तो उसमें कभी भी माइनस मार्किंग में नहीं लगाएं, कभी भी गैस क्वेश्चन टिक प्रैक्टिस में नहीं करें। उससे ज़्यादा क्या करें, अगर आपने 100 क्वेश्चन यहाँ पर है, जितना बनता है उतना ही बनाएं, ठीक है। और इसको क्या करें, अगर मान लीजिए ये आपको आंसर पता नहीं था, तो भारत तथा चीन के मध्य में एक मोहन रेखा, यानी कि कौन कौन सी रेखा है, आप इसमें रिसर्च कीजिए। हो सकता है पाकिस्तान के साथ भी कोई रेखा है, हो सकता है नेपाल के साथ में भी कोई रेखा है, बांग्लादेश के साथ कोई रेखा है, या फिर श्रीलंका के साथ में कोई ऐसा बॉर्डर है। तो यह थोड़ा सा रिसर्च वाला माइंड आपको लगाना पड़ेगा। तब क्या है कि आपका रिसोर्स भी कम लगेगा और यह माइंड को ट्रेन करेगा चीज़ों को सोचने के लिए, लॉजिकल माइंड लगाने के लिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि माइंड काम ही नहीं कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि हम लोग क्या है कि दूसरे के द्वारा फीड है, दूसरे के द्वारा पढ़े पढ़ाए हुए चीज़ों को सुनने का आदत हो गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट को सही तरह से यूटिलाइज करेंगे। उसमें अगर आप घर में टेस्ट लगाते हैं या फिर कोचिंग में लगाते हैं, कभी भी नेगेटिव जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसको कभी सॉल्व ही नहीं करें। उससे अच्छा है, डाउटफुल सॉल्व करने से अच्छा है कि उसको बाद में आंसर देख लें, लेकिन डाउटफुल नहीं सॉल्व करें। हो सकता है पहले स्कोर आपका 10 क्वेश्चन बने, या तो फिर 20 क्वेश्चन बने, फिर बाद में 30 क्वेश्चन। फिर क्या होगा कि जैसे आप टेस्ट 10, 20, 30 या तो उतना टेस्ट, जैसे ही आपका टेस्ट बढ़ते जाएगा वैसे ही देखिएगा आपका क्वेश्चन भी सही होने वाला बढ़ते जाएगा। इसलिए कभी भी टेस्ट में नहीं लगाएं, डाउट वाला नहीं लगाएं। हाँ, एग्ज़ाम में अगर आपका स्कोर कम आ रहा है या फिर कम बन पा रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए। एग्ज़ाम तक आते आते आप इतना टेस्ट दे दीजिएगा कि वहाँ तक आपका ट्रेंड हो जाएगा और आपका स्कोर बढ़ जाएगा। कभी कभी कोई स्टूडेंट क्या है, 100 क्वेश्चन था, 100 मार्क्स का था, उसने 75 मार्क्स तो ले आया, लेकिन नेगेटिव मार्किंग रहने के कारण जो 25 गलत कर दिया उसके कारण उसका घट के लगभग 50 के ऊपर आ रहा है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए गलत क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए सबसे लास्ट में क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं यह एग्ज़ाम जो है मैं निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, तो आपसे यह एग्ज़ाम निकल जाएगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सबसे बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि जितने भी चीज़ें हैं वो सबको आप कॉन्फिडेंस से ही आगे बढ़ता है। हाँ, मेरे से ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम, क्योंकि आप एग्ज़ाम को बड़ा मत मानिए, आप एग्ज़ाम को अपने से छोटा मानिए। कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप सोचेंगे कि नहीं ये एग्ज़ाम जो है मेरे से नहीं होगा, नहीं, आप सोचिए नहीं एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा मेरे से, आराम से हम इसको क्रैक कर सकते हैं। जब ये आराम से बोलिएगा माइंड में, तब आपको सारी चीज़ों को माइंड ऑटोमेटिक वो क्या कर देगा, सरल कर देगा, यानी ईजी कर देगा, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम फिर ईजी लगने लगेगा। तो यह जो मास्टर ट्रिक है इसको आप दोबारा देखकर इसको नोट करना चाहें तो नोट कर दीजिए और इस ट्रिक से आगे बढ़िए। आपको निश्चित रूप से जो भी पहले से अटके हुए हैं, किसी किसी का एग्ज़ाम बहुत दिनों से दे रहे हैं, बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, 5 साल हो गया, 10 साल से हो गया, लेकिन वह उनका निकल नहीं रहा है, तो उनके लिए सबसे बड़ा रामबाण ये चीज़ें हैं और इनको फॉलो कीजिए और माइंड को ट्रेन कीजिए कि एग्ज़ाम हॉल में जिस तरह से एक हमको बिहेव करना है उस तरह से बिहेव करें, उस तरह से उनको अर्जेंसी दिखाइए माइंड को कि नहीं मुझे, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, और एग्ज़ाम हॉल को माइंड में रख के कीजिए कि वहाँ पर मैं कैसे सॉल्व करूँगा। इसके साथ ही अभी हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट में कुछ अच्छा स्ट्रेटजी लेकर आएँ। बाय बाय। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप ज़रूर, जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।